बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन किया था, जो हम एंड लास्ट में पहुंच गए थे मैग्नेटिक फील्ड पे। किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो रीजन एरिया जिसमें वो दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा या मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगाएगा, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से? आयरन, निकल और कोबाल्ट। पहले सुन लो यार, समझ लो, है लिखना छोड़ दो। जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? ज़मीन की सबसे बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। हम ज़मीन से ऊपर चलते जाएं, जहाँ पे कोई चीज़ रुकना बंद कर दे, इसका मतलब है वहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो ये जो चीज़ हम ऊपर लेके जा रहे हैं, जो मास है, कोई भी मास है, फ़र्ज़ करिए डस्टर है, इसको हम कहते हैं ये टेस्ट मास है। इस टेस्ट मास से हम क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड का पता चला रहे हैं। जब तक ये ज़मीन की फील्ड के अंदर है, ज़मीन की तरफ ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाना बंद कर देगा, इसका मतलब है यहाँ ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। इसी तरह कल यहाँ मैंने ड्रॉ किया था, चार्ज के केस में टेस्ट चार्ज क्या होता था? पॉजिटिव। सही है। एक चार्ज है, उसके करीब आप एक पॉजिटिव चार्ज ले। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, चार्ज आपका नेगेटिव होगा तो ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब ये आपका टेस्ट चार्ज उसकी फील्ड के अंदर होगा, तभी ये उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जब उसकी फील्ड के अंदर नहीं होगा तो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। तो उसको हम कहते थे टेस्ट चार्ज। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलाने के लिए हम क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। ग्रेविटेशनल फील्ड का पता चलाने के लिए क्या लेते हैं? टेस्ट मास। तो मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पता चलेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड में कल भी मैंने आपको समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सिंगल क्या है? पोल है। चार्ज तो दो थे, हमने कहा था पॉजिटिव है और मैग्नेट सिंगल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और मैं फील्ड में लेके जा रहा हूँ, मेरे पास एक साउथ पोल है और मैं उसको फील्ड में, जिसने इजाद कर लिया कि एक यूनिट नॉर्थ पोल मैंने बना लिया, नोबेल प्राइज़ मिल गया उसको। और आप लोग नोबेल प्राइज़ बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं फिज़िक्स का। जिस साल किसी ने ये इन्वेंशन कर ली कि उसने नॉर्थ पोल अलग कर लिया या साउथ पोल, नोबेल प्राइज़ उसका हो गया बग़ैर किसी शको शुबे के। समझ गए? ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है फिर हम पूरा मैग्नेट लेके आएंगे। कल मैंने आपको समझाया भी था, अगर ये साउथ पोल है और मैं एक मैग्नेट इसके करीब ले आता हूँ, ये भी साउथ पोल है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, और नॉर्थ पोल है तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। या मैं इसके गिर्द आयरन ले आऊँ, निकल ले आऊँ, कोबाल्ट ले आऊँ, उनको भी ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब इस सारी परेशानी से बचने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं कंपास। मैट्रिक में अगेन एक्सपेरिमेंट है, मैग्नेटिक कंपास। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था पहले समुद्री जहाज़ों में, ख़ासकर डायरेक्शन। कंपास क्या होता है? जैसे आपकी घड़ी है ना, इस तरह का उसमें एक डायल बना होता है। उसमें क्या होता है? डायल बना हुआ होता है। यहाँ लिखा होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो फ्रीली मूव कर सकता है। इसके अंदर एक पॉइंटर होता है, ये नीडल या सुई कह लें। इस सुई की कोशिश क्या होती है कि ये ज़मीन के नॉर्थ के साथ खुद को अलाइन कर ले। ज़मीन के भी पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो फ़र्ज़ करें कि ज़मीन का नॉर्थ पोल इधर है, तो ये नीडल की डायरेक्शन होगी ज़मीन के नॉर्थ पोल की जानिब। ठीक है। अब ये नीडल करती क्या है? बेसिकली ये भी एक मैग्नेट है। ये भी क्या है? एक। तो ये मैग्नेट क्या करेगा? जब ये मैग्नेटिक कंपास को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, तो आप बस इतना समझ लें, इसकी ये सुई क्या होगी? हरकत करेगी। इसकी ये सुई हरकत कर रही है, इसका मतलब है इसके करीब कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जिस तरह मास को ज़मीन खींच रहा है, चार्ज को दूसरा चार्ज अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इसी तरह मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी? हिलेगी। या तो हिल के रुक जाएगी,
जिस पोजीशन में बहरहाल अपनी पोजीशन क्या करेगी, चेंज करेगी। इससे पता चलेगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। समझ आ गई मेरी बात? अगर मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना भाई। इस मास को ज़मीन खींच रहा है, कहाँ है फील्ड, कहाँ है? ग्रेविटेशनल फील्ड है ज़मीन की, इसके गिरने से पता चला ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ एक मैग्नेटिक कंपास लाऊं और उसकी सुई किसी ख़ास डायरेक्शन में जाने लग जाए, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे तो ज़मीन एक बड़ा मैग्नेट है, ज़मीन एक बहुत बड़ा। आप एक मैग्नेट ले आए छोटा, वो मैग्नेट भी उसको रोटेट फ्री छोड़ दें, वो मैग्नेट क्या करेगा, ख़ुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा बाहर। वो अगली बहस है। इसके करीब अगर मैं, आप लोगों ने मैट्रिक में एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है नहीं किया, तो वो मैग्नेट की सुई क्या करती है, ख़ुद को इस फील्ड के साथ क्या करती है, अलाइन करने की कोशिश। अबे यूट्यूब में लिख लो यार, मैग्नेटिक कंपास एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड। जी क्या कहा हमने? कुछ तो कहा हमने, मेरी बात सुनो ना फिर, ये तो बोलो, ठीक है। तो बहरहाल देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, आप यार खुलासा याद करो बस। मैग्नेटिक फील्ड होगी, सुई हिलेगी। अब मैं वो एक्सपेरिमेंट मैट्रिक का कराने लग गया तो सेकेंड ईयर तो फिर गई ना, सेकेंड ईयर तो फिर ये होता है बस। जैसे ये मास गिर रहा है, हम सबको नज़र आता है। आप मैग्नेट के गिर्द कंपास ले जाएं, मैग्नेटिक का कंपास क्या करेगा, मूव करेगा। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो अगर कंपास यहाँ रख रहा हूँ, कंपास की नीडल हरकत कर रही है, यहाँ नहीं कर रही, इसका मतलब है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सही है। जिस तरह चार्ज का था कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, तो यहाँ फील्ड है और यहाँ फील्ड नहीं है। ठीक है, सही है भाई। तो अब समझ लो मैट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है मैट्रिक, समझ के पढ़ना। ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप लोग आगे चीज़ों को समझ सकें। लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी किया हुआ, आपको कह रहा, ये फैक्ट है, नॉन फैक्ट है, मान लो जो मैं कह रहा हूँ। क्या करो, मान लो। अब यही मैंने आपको यहाँ लिखा है कि इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हमारे पास आसान सा तरीका है वो मैग्नेटिक कंपास है। कंपास हम लेके आएंगे, उसकी सुई डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब ये तो कल भी मैंने कहा था, ये मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म की कहानी तो ख़त्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म एंड, तो बस मैग्नेटिज्म की कहानी तो दी एंड हो गई। अब जितना भी चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और चैप्टर 14 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चैप्टर 11 है। इसमें से एक साल अभी मैं देख रहा था, दो लॉन्ग क्वेश्चन भी बने। ठीक है, तो इससे भी कम से कम 15 से 25 नंबर का पेपर बनता है। 15 से लेकर 25 नंबर का पेपर किससे बनता है, चैप्टर 14 से। और यहीं से सारी कहानी स्टार्ट हो रही है। ये एक साइंटिस्ट है, क्रिश्चियन ऑस्टेड 1819 में, कब, कितने सौ साल पहले, 200 साल पहले की फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम लोग। 200 साल पहले की फिजिक्स कर रहे हो और दुआएं मांग के अमेरिका और इसराइल को तबाह कर रहे हो हैं। दुआएं भी मांगो लेकिन अमल भी करो। क्या करो, अमल भी करो। उन तक पहुंचो तो अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा, वो पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं, हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा। जो उन्होंने 1819 में चीज़ें ईजाद की वही हमारी समझ में नहीं आ रही, तो आज की चीज़ें क्या समझ में आएंगी। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो रही ना, आपस में लगे में, मेरी बात नहीं सुन रहे। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसने एक ऑब्जर्व क्या किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक तार है, उसमें से करंट गुजर रहा है। और कहीं मैंने पढ़ा था कि इत्तेफाक की बात है, इसके करीब एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ भूल गया ये।
इसने ऑब्जर्व किया, जैसे इसने करंट गुजारा तार में से, वो कंपास हिलने लग गया। उसको बड़ी हैरत हुई। इसने करंट बंद किया, कंपास दोबारा पुरसकून हो गया। दोबारा करंट फ्लो करा, करंट कंपास दोबारा क्या हो गया, हिलने लग गया। फिर इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर इसने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। ये बात मेक श्योर करने के लिए कि ये जो कंपास हिल रहा है ये करंट ही की वजह से हिल रहा है, कोई और मैग्नेटिक फील्ड तो आसपास मौजूद नहीं है। अभी मैंने आपको बताया अगर कंपास की सुई बेचारी पागल हो जाती है, हरकत करने लग जाती है, इसका मतलब है आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहला जो रिजल्ट क्रिश्चियन ऑस्टेड ने निकाला, उसका मतलब उसने कहा यार जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है, फिर ये करंट ही कर रहा है, क्योंकि जब करंट बंद करता हूँ कंपास मूव नहीं करता। A magnetic compass needle is deflected near a current carrying conductor। ये तो मेन ऑब्जर्वेशन उसने दी। फिर उसने क्या कहा, when no current no deflection, करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन। अगेन इस बात की वेरिफिकेशन होगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज की, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला ऑस्टेड ने? ऑस्टेड ने कहा जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सही है। और जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी। क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि भाई ये मैंने डिस्कवर किया। और ऑस्टेड कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं निकाल पाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। जैसे ई हमने निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के फॉर्मूले निकाले थे, F/Q, याद है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्रिश्चियन ऑस्टेड कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाया, सही है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट शायद अब तक का किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, शायद, बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं। क्यों? इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पहले भी कहा था पंखा इसी की वजह से चल रहा है, पानी की मोटर इसी की वजह से चल रही है, ट्रांसफार्मर इसी की वजह से बना है। ट्रांसफार्मर नहीं होगा बिजली कैसे पहुंचेगी आपके घरों तक? ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, ट्रांसफार्मर में यही सारी कहानी हो रही है। तो ये अपने वक्त का सबसे अहम एक्सपेरिमेंट है। इसकी बेस पे फिर लोगों ने और स्टडी की, नई नई चीज़ें ईजाद की। उसी की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ खड़ी होती हैं, इंडस्ट्रियाँ, कारखाने, वो ना बनते अगर ऑस्टेड साहब ये काम ना करते। अगर ऑस्टेड साहब ये एक्सपेरिमेंट ना करते, ये दुनिया को ना बताते, तो ना हम पंखे की हवा खा रहे होते, ना पानी की मोटर होती, ना जनरेटर होता, ना बिजली आ रही होती हमारे घरों तक। तो समझ लेना कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, ठीक है। इसीलिए कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑल टाइम्स, कनेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उस वक्त तो शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं था, बाद में हुआ। जिस तरह आइंस्टाइन की बातें उस वक्त तो समझ में नहीं आती थी जब वो जिंदा था, उसकी मौत के बाद सारी बातें सच हो गई, एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दी। अच्छा, फिर बाद में कुछ और तजर्बात हुए। उसमें में एक तजर्बा ये था कि अगर आप ये करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब एक चार्ज रख दें और वो चार्ज रेस्ट पे हो तो चार्ज को कुछ नहीं होता, चार्ज अपनी जगह पे रहता। लेकिन अगर आप इस चार्ज को मूव कराएं, अगर ये चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट होता है। ये चार्ज क्या होता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है। डिफ्लेक्शन से मुझे मुराद है जहाँ सीधा रहा था मुड़ गया। अगेन इसका क्या मतलब हुआ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने इस पर फोर्स लगाई। लेकिन कब? जब चार्ज मूव कर रहा है। जब चार्ज रेस्ट पर है तब फोर्स। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने देखे। आगे एम्पियर ने भी एक्सपेरिमेंट किए दो। उसने दो कंडक्टर रख दिए एक दूसरे के करीब और दोनों में करंट गुजार दिया सेम डायरेक्शन में। दोनों में करंट गुजार दिया ये, तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए, अट्रैक्ट करने लग गए दोनों एक दूसरे को। करंट को अपोजिट डायरेक्शन में किया, दोनों एक दूसरे से दूर जाने लग गए, एक दूसरे को रिपेल करने लग गए। अब ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए ये 1819 1820 में, 2 सालों में, फिर इनको लोगों ने एक्सप्लेन किया, इनकी बेसिस पे थ्योरीज बनी और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हुई। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अच्छा,
अब ये उतार लें फिर एक दो बातें और। अभी यहाँ बात स्टूडेंट्स को शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये कंडक्टर है, कोई तार है बिजली की, जैसे ये मेरा स्केल है, ये बिजली की तार है और ये चार्ज इसके बराबर अलग से पड़ा हुआ है। तो ये जब करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर के अंदर भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं फ्लो। हम उन चार्जेस की बात, ये चार्ज अलग से बाहर पड़ा हुआ है, सिंगल आइसोलेटेड। तो अगर इस तार में से करंट गुजर रहा है, इस केस में भी और इस केस में भी, ये वाला चार्ज जो बाहर पड़ा हुआ है अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, इसको कुछ, लेकिन अगर ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। सही है, डिफ्लेक्ट करेगा, अपना पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा। फर्ज करिए ये सीधा जा रहा था, आप इसको सीधा मूव करा रहे थे, ये इधर आ गया। हाँ ना, मूव, मोशन से क्या मुराद है, चार्ज मूव कर रहा है, ये कंडक्टर के बराबर में पड़ा हुआ है, हरकत कर रहा है। लेकिन इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये चार्ज क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा, अपना पाथ क्या करेगा, चेंज कर लेगा। और कोई भी चीज़ अपना पाथ अगर चेंज कर रही है, इसका मतलब इस पर क्या रख ली है, कोई फोर्स लग रही है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस पर फोर्स लगा रहा है, क्यों लगा रहा है यार, तुम ये समझो डिफ्लेक्ट हो रहा है बस। अरे चलो उधर चला जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। नहीं करता ना, ये तो बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट हुए लोगों के, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं भाई, प्रूव है ये बातें, साइंसदान साजरात ये बात प्रूव कर चुके हैं। सही है, इसमें शगो शगुबी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो करंट है, तार में से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। क्रिश्चियन ऑस्टेड ने यही बताया मैं। तो छोटी सी बात याद रख लें कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, जो हमने चैप्टर 12 पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मूव करने लग जाता है कंडक्टर में, यानी जब आप जिसको करंट कहते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये दो दूसरे साइंटिस्ट हैं, बायो सवार, वो हम पढ़ते हैं, जो ऑस्टेड नहीं कर पाया। चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्ज करें ये छत पॉजिटिव है पूरी और ज़मीन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो नीचे जाएगा, पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको। अगर ये पॉजिटिव चार्ज आप ला के रख दें रेस्ट में तो भी इस पर फोर्स लगेगी, फील्ड क्या करेगी, इसको नीचे मूव कराएगी। और अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, ये एंटर हुआ मूव करते हुए, फील्ड यहाँ से शुरू हो रही है, इससे पहले फील्ड, तो जैसे ये एंटर होगा पॉजिटिव है, अब भी फील्ड इसको नीचे क्या करेगी, ले जाने की कोशिश करेगी। तो ये डिफ्लेक्ट जो मैं कह रहा हूँ, ये आगे भी जाएगा और नीचे भी। जिस तरह हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो आगे भी जाती है और नीचे उसको कौन फेंक रही है, खींच रही है, ग्रेविटी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे खींच लेगी, आगे तो इसलिए जा रहा है कि इसको किसी ने आगे हरकत दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगी मूविंग चार्जेस पे भी, और चार्ज रेस्ट पे हो तो उस पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। अब ये अज्यूम कर लें ये कोई मैग्नेट है बहुत बड़ा, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका, तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ। इसमें अगर आप चार्ज रेस्ट पे रख दें, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन अगेन चार्ज जब मूव करता हुआ आएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन चार्ज इन मोशन बट नॉट ऑन चार्ज एट रेस्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पे फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इन मोशन दोनों पे फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स नहीं लगाएगी, चार्ज इन मोशन पे लगाएगी। ये एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों ने प्रूव की हैं, कुछ चीज़ें हम समझेंगे इसमें से। अच्छा, अब मैंने कहा था क्रिश्चियन ऑस्टेड ये नहीं बता पाया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये ये टी दोनों नामों में साइलेंट है,
ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर ये लॉ पेश किया, बायो सवार लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट नहीं, बायो सवार लॉ। अच्छा, ये बायो सवार लॉ जो आपकी बुक में इस तरह है, वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेंदी होता है, बहरहाल सिंध बोर्ड वालों ने ऐसे दिया हुआ है, होप कि यही होगा, ठीक होगा। बी एम एज्यूम कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके गिर्द क्रिएट हुई है, अब वो कैसे क्रिएट हुई है वो बाद में भी देखते हैं। जैसे ई को हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसका एक नाम और भी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। आई क्या हो गया, करंट हो गया वायर का, और आर क्या, इस पॉइंट पी पर मुझे पता चलाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो ये पॉइंट पी का कंडक्टर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो बायो सेवर ने ये कहा कि ये जो बी होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट पी पर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ट्वाइस के, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ द करंट, एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। दोनों को मिला दिया 1 और 2 को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2i मल्टीप्लाई में 1/r क्या हो गया, 2i/r। प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाया, इक्वल क्या लगाया, के, सही है, तो ये हो गया k 2i/r। ठीक है, अब k होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, k की वैल्यू। अब ओम्स लॉ को, कूलम्स लॉ को याद करें, कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ क्या था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों को मिला लिया था, तो F क्या आया था, k q1 q2/r²। तो ये वही बन रहा है। फिर हमने इस k को चेंज किया था, क्या किया था हमने, k को 1/4π, वैल्यू k की थी 9 × 10⁹, लेकिन उसको इस तरह लिख दिया था, क्यों, मीडियम का इफेक्ट शो करने के लिए। इसी तरह यहाँ भी k की वैल्यू 10⁻⁷ है फ्री स्पेस के लिए, लेकिन मीडियम का इफेक्ट शो करने के लिए k को कहा, ये 4π नीचे अभी भी है, समझे, ये चीज़ ऊपर चली गई है, और यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, μ0 हो गया। तो यहाँ k क्या है, μ0/4π, कांस्टेंट की ये वैल्यू यहाँ ही, तो ये μ0/4π हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है, μ0I/2πr। ठीक है, सही है भाई, हैं? कौन सा चार्ज, अभी चार्ज की तो बात ही नहीं। P कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये हम निकाल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये तो मैंने कूलम्स लॉ में डिटेल में समझाया था ना, डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, मैंने कहा भी था कूलम्स लॉ पढ़ के आना, कहा था मैं, वही तो बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट ये कहता है ना। अच्छा, यहाँ ये समझ में आया कि Q1 के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कैसे आ गया, तो ये भी बायो सेवर बता रहे हैं ना। बहरहाल मुझे इसमें डाउट है, लेकिन यार मैं चेक नहीं कर पाया। नॉर्मली जो मिलता है μ0I/2r मिलता है बुक्स में, सिंध बोर्ड ने 2πr दिया हुआ और इस तरह करके प्रूव भी किया हुआ है, तो हमारे लिए तो सिंध बोर्ड क्या है, हमारी किताब है, और मैं कहीं चेक नहीं कर पाया हूँ। नॉर्मली ये आज तक एग्ज़ाम में आया भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको पढ़ाने का मकसद ये था कि ये कूलम्स लॉ से मिलता जुलता है। कूलम्स लॉ से क्या है, ये अलग बात है, कोई कूलम्स लॉ फोर्स के लिए, ये फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ी डिफरेंट होती है, वो हम कर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का खुलासा ये है, खुलासा समरी है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सही है। इस बात का सबूत क्या है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया बायो सवार ने। बायो सवार ने ये फॉर्मूला दे दिया, अभी याद रख लें बस। बी अगेन क्या है, μ0 क्या है, मीडियम के इफेक्ट को जाहिर कर रहा है। मीडियम चेंज होगा तो μ0 की वैल्यू चेंज होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कूलम्स लॉ कल देख के आइएगा, कूलम्स लॉ कल देख के आइएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देख के आइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी
वो कुछ लिंक मैंने भेजे थे यार, पूरे लेक्चर पढ़े, मैं कॉपी में भी पढ़ा हुआ ना सब कुछ। सही है, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसकी शेप कैसे होती है। ठीक है।